दोस्तों नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के कारक तत्व के बारे में बताया, राशियों के कारक तत्व के बारे में बताया, उनकी दृष्टियों, उनके मैत्रियों के बारे में बताया और विभिन्न प्रकार के बनने वाले योगों के बारे में आपको बताया। तो अब मैं आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के लग्नों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग किसी न किसी लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप सभी को अपने लग्नों के बारे में जानने की एक उत्सुकता सी होती होगी। तो उन्हीं लग्नों के सफर को शुरुआत करते हुए मैं आज शुरुआत में मेष लग्न से करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में मेष का स्थान सर का होता है, इसलिए मैं आज मेष लग्न से शुरुआत करके मीन लग्न तक चलूंगा आपके साथ और एक एक करके आपको सभी लग्नों के बारे में बताऊंगा। तो मेष लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी हेतु अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न के बारे में। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न का स्थान जो होता है वो सर का होता है और मेष लग्न का जो अधिपति ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो मंगल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक उग्र ग्रह है और इसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये लग्न वाले जो लोग होते हैं वो काफी उग्र होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। किसी भी काम को जल्दी खत्म करने की इनके अंदर आदत होती है। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर मतलब कि आपकी जो लग्न की राशि हुई वो मेष हुई और मेष राशि के अधिपति जो होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं और मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा प्राप्त है और मंगल ग्रह जो है वो एक गर्म ग्रह है। तो इसलिए जो भी मेष लग्न के जातक होते हैं वो काफी उग्र होते हैं और उनके अंदर एक एग्रेशन जो होता है उनके अंदर विद्यमान होता है। किसी भी चीज को तुरंत करने में वो आतुर रहते हैं और वो किसी से भी झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि सेनापति का काम होता है लड़ झगड़ के काम को खत्म करना और जल्दी से विजय प्राप्त करना, इसलिए मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और किसी भी काम को जल्दी से खत्म करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो इसके कारक तत्वों के बारे में जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको राशियों के कारक तत्व के बारे में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। वो वीडियो से आपको सभी राशियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसके कारक तत्व की बात करते हैं तो ये राशि जो है वो चर स्वभाव की होती है, मतलब ये हमेशा गतिशील रहते हैं, मूवेबल रहते हैं, यहाँ से वहां भटकते रहते हैं, किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते और जो ये डिसीजन कर लेते हैं उस डिसीजन में बिल्कुल फिक्स रहते हैं, उस डिसीजन से ये हटते नहीं है क्योंकि इनकी राशि जो है उसका स्वभाव चर है। और इसके अलावा ये मेल राशि है, मतलब इनके अंदर जो है वो पुरुष स्वभाव की अधिकता होगी और एग्रेशन होगा। ये राशि थोड़ी सी क्रूर राशि है, इसको क्रूरता प्राप्त है क्योंकि ये सेनापति की राशि है और पुरुष संज्ञक राशि है, इसलिए थोड़ी सी क्रूर तो होती है। इसमें फायर एलिमेंट होता है। तो जैसा कि आपने अभी एक नई मूवी देखी होगी पुष्पराज, उसमें उसका एक डायलॉग है कि पुष्प फायर है, झुकेगा नहीं। तो इसी तरीके से फायर मतलब मेष राशि वाले लोग जो हैं वो सभी के सामने यही सोचते हैं, यही कहते हैं, उनके मन में यही रहता है कि मैं झुकेगा नहीं। इसके अलावा अगर दिशाओं की बात की जाए तो ये ईस्ट दिशा की स्वामिनी है और इसके अंदर जो दोष होता है वो पित्त दोष की अधिकता होती है। चूंकि ये अग्नि स्वभाव की राशि है इसलिए इसमें पित्त दोष की अधिकता होगी। तो ऐसे जातक जब भी बीमार पड़ेंगे तो वो पित्त दोष की वजह से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और इसमें जो है वो रजोगुण वाली ये राशि है, चूंकि ये सेनापति की राशि है इसलिए रजोगुण वाली राशि है। ये तो हो गई मेष लग्न के जातकों के स्वभाव के बारे में, उनके एग्रेशन के बारे में और उनके फायर के बारे में। अब बात करते हैं मेष लग्न में जो विभिन्न भावों में राशियां स्थित होती हैं वो मेष लग्न के जातकों को कैसा परिणाम देती हैं। तो ये परिणाम जानने के लिए आपको ग्रहों की जो मैत्री है और ग्रहों की जो शत्रुता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि तभी आप जान पाएंगे कि मंगल ग्रह जो कि मेष लग्न के अधिपति ग्रह हैं, जो उनके मित्र हैं वो अच्छा परिणाम देंगे और जो उनके शत्रु ग्रह हैं वो खराब परिणाम देंगे। तो अब मेष लग्न के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से हो गए। मेष लग्न चूंकि देव श्रेणी में आते हैं तो देव श्रेणी में कौन कौन से ग्रह होते हैं, मंगल देव होते हैं, चंद्र देव होते हैं, सूर्य देव होते हैं और बृहस्पति देव होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो वो आती है दानवों की श्रेणी। दानवों की श्रेणी में कौन आते हैं,
दानवों के गुरु शुक्राचार्य आते हैं, शनिदेव आते हैं, राहु और केतु आते हैं। ये आपस में परम मित्र होते हैं। परंतु ये दोनों श्रेणी यानी दैत्य और दानवों की श्रेणी आपस में परम शत्रु होती है कि एक दूसरे के खिलाफ ही काम करती है, एक दूसरे के काम बिगाड़ने की कोशिश करती है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये देव और दानवों की श्रेणी आपस में सम तो हो सकती है, परंतु आपस में मित्र नहीं हो सकती। कुछ परिस्थितियों में देव और दानव आपस में सम हो सकते हैं, परंतु देव और दानव आपस में मित्र नहीं हो सकते। अब बारी आती है बुद्ध देव की। तो बुद्ध देव चूंकि उनको एक बच्चे की संज्ञा दी गई है, तो बच्चा चूंकि सभी का प्रिय होता है, इसलिए दैत्यों के भी प्रिय हैं और दानवों के भी प्रिय हैं। सिर्फ ये मंगल और चंद्र ही दो ऐसे ग्रह हैं जिनको ये अपना शत्रु मानते हैं। चूंकि मंगल जो होते हैं वो सेनापति होते हैं और चंद्रमा जो होती है उनको माता का दर्जा प्राप्त है। तो बच्चा जब भी शरारत करता है तो माता उसको रोकती है, टोकती है। और सेनापति जब भी राज्य में कोई राजकुमार उद्दंडता करता है तो उसको रोकता है। इसलिए जो भी बच्चे को रोकेगा वो उसका शत्रु है। इसलिए बुद्ध देव के शत्रु मंगल और चंद्र हो गए। तो अब इनकी मैत्री और शत्रुता के हिसाब से ही ये विभिन्न भावों में जो राशियां स्थित होंगी वो उस हिसाब से परिणाम देंगी। तो जैसा कि पहले भाव में पहली राशि हो गई, इसलिए वो मेष लग्न हो गया। अब दूसरे भाव में दूसरी राशि आएगी, क्योंकि इसमें 2 नंबर लिखा होगा। 2 नंबर मतलब दूसरी राशि। अब दूसरी राशि कौन है? वृष राशि। वृष राशि के अधिपति देव कौन है? शुक्रदेव। अब मंगल देव के शुक्रदेव तो शत्रु हैं, इसलिए ये स्थान जो हुआ वो खराब हो गया मेष लग्न के लिए। और शुक्रदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे और ये मारक स्थान भी कहा जाएगा, चूंकि ये तीसरे से 12वां है। और इसके अलावा शुक्रदेव जो है मेष लग्न के जातकों के लिए अकारक रहेंगे और मारक का काम करेंगे। तो आपको किसी भी कुंडली को देखते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह उसका मित्र है, कौन सा ग्रह उसका शत्रु है। अब बारी आती है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के अधिपति ग्रह कौन है? बुध देव। अब आप फिर से देखेंगे कि मंगल और बुध तो आपस में मित्र है नहीं, ये आपस में शत्रु हैं। और शत्रु होने के साथ साथ इनको खराब स्थान भी दिया गया है, तीसरा स्थान, जो कि तिर्क भाव है। और ये इफर्ट्स का स्थान है, छोटी मोटी यात्राओं का भी स्थान है। इसलिए बुध देव को खराब स्थान देने की वजह से बुध देव भी इस कुंडली में अकारक ही रहेंगे। इसके बाद बारी आती है चौथे घर की। तो मेष लग्न में चौथे घर में 4 नंबर लिखा होता है। 4 नंबर का मतलब हो गया कर्क राशि। कर्क राशि के अधिपति देव चंद्रमा है। चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र हैं, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। परंतु चूंकि ये एक केंद्र का भाव है, जैसा आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव होते हैं। और केंद्र के भाव में अगर कोई शुभ ग्रह स्थित होता है तो वो केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाता है। इसलिए चंद्रमा मेष लग्न के कुंडली में केंद्राधिपति दोष से दूषित होने की वजह से कारक ग्रह नहीं रहेगा, परंतु ये अकारक भी नहीं होगा, ये एक तरीके से तटस्थ रहेगा। परंतु कुछ स्थितियों में ये बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी नामक योग बनाएगा और इस कुंडली के जातकों को अच्छे परिणाम देगा गजकेसरी योग के माध्यम से अपनी दशा और अंतरदशा में। इसलिए इस मेष लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा एक तरीके से तटस्थ ग्रह हो गया। इसके बाद बारी आती है त्रिकोण के भाव, 5वें भाव। 5वां घर जैसा कि आपको पता है कि संतान से रिलेटेड होता है, आपकी इंटेलिजेंस को डिपेंड करता है, आपके इंटरटेनमेंट से होता है और आप कितने खुश रहते हैं, आप कितना मनोरंजन कर सकते हैं, उससे को भी ये दर्शाता है। इसके अलावा ये एक त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण का भाव हमेशा अच्छे फल देता है। और त्रिकोण के भाव में कौन सा ग्रह स्थित है? 5वां राशि जो होती है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के अधिपति कौन होते हैं? सूर्य। और सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं, चूंकि ये देवों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सूर्य देव यहाँ पर मेष लग्न के जातकों के लिए परम मित्र, परम कारक ग्रह होगा। ये हमेशा अच्छे परिणाम ही देंगे मेष लग्न के जातकों को। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो खत्म हो जाएगी, आपको हमेशा ये अच्छे ही परिणाम देगा। इसके बाद बारी आती है छठे घर की। तो छठे घर में 6 नंबर की राशि आ गई। 6 नंबर की राशि फिर से बुध देव की राशि है। तो चूंकि बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको फिर से एक खराब घर दे दिया गया। छठा घर जो होता है वो बीमारियों का होता है, शत्रुओं का होता है, साथ ही आपके सर्विस से भी रिलेटेड होता है, कंपटीशन से भी रिलेटेड होता है। परंतु चूंकि बुध यहाँ पर शत्रु ग्रह हैं इनके मंगल के, तो ये बुध ग्रह जो है वो एक अकारक ग्रह ही रहेगा मेष लग्न के जातकों के लिए। इसके बाद बारी आती है 7वें घर की। 7वां ग्रह आपके स्पाउस का होता है, आपके पब्लिक रिलेशन का होता है, आपके व्यापार को दर्शाता है और आपके डेली इंटरेक्शन को दर्शाता है। और 7वां घर जो है वो तुला राशि हो गया। तुला राशि के अधिपति कौन होते हैं? शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव और मंगल
शुक्रदेव आपस में शत्रु हैं, इसलिए यहाँ पर जो है शुक्रदेव अकारक ही रहेंगे। साथ ही साथ ये 8वें से 12वां होने की वजह से मारक ग्रह भी होगा। और कुंडली में जैसा कि आपको पता है दूसरा और 7वां स्थान जो होता है वो मारक स्थान भी होता है, और मारक स्थान में शत्रु ग्रह स्थित है, इसलिए शुक्रदेव इस कुंडली के जातकों के लिए परम मारक रहेंगे। जब भी शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये आपको खराब परिणाम देंगे, और उस स्थिति में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये मारक ग्रह है और साथ साथ अकारक भी हैं। इसके बाद बारी आती है 8 नंबर की। तो 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अधिपति ग्रह कौन होते हैं? मंगलदेव। मंगलदेव तो लग्नाधिपति भी हैं, क्योंकि लग्न को 8वें भाव का दोष नहीं लगता है, इसलिए मंगल जो होते हैं इस कुंडली के जातकों के लिए कारक ही रहते हैं, क्योंकि वो लग्न है, इसलिए उनको 8वें घर का दोष नहीं लगता है, और वो इस कुंडली के जातकों के लिए कारक ही रहते हैं। इसके बाद बारी आती है 9वां घर। 9वां घर जैसा कि आपको पता है भाग्य का घर है, और ये आपकी फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। साथ ही साथ ये एक त्रिकोण का भी घर है, और त्रिकोण का घर और भाग्य का घर होने की वजह से यह घर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें बैठा कौन है? मंगलदेव के मित्र बैठे हैं, गुरुदेव। इसलिए इस कुंडली में जो है वो गुरुदेव जो है वो कारक ग्रह रहेंगे। परंतु साथ ही साथ आप ये देखें कि बृहस्पति देव को 9 के साथ साथ एक 12वां घर भी दिया गया है। 12वां घर चूंकि अच्छा नहीं माना जाता है, ये व्यय का स्थान है, साथ ही साथ ये एक अच्छा घर नहीं माना जाता है, इसलिए बृहस्पति देव अपने पूर्वार्ध में तो अच्छे फल देने में समर्थ रहेंगे, परंतु जब उनका उत्तरार्ध आएगा तो वो थोड़े आपको अच्छे फल दे पाने में समर्थ नहीं होंगे। परंतु फिर भी इस कुंडली में गुरु ग्रह जो होंगे वो कारक ग्रह ही रहेंगे, चूंकि ये मंगल के मित्र हैं। साथ ही साथ इनको एक त्रिकोण का घर जो कि भाग्य का स्थान है वो दिया गया है। इसके बाद बारी आती है 10वें घर की। 10वें घर में 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि शनिदेव की है। अब शनिदेव तो मंगल देव के मित्र है नहीं, चूंकि ये दानव श्रेणी में आते हैं, परंतु जैसे कि आपको बताया कि जब कोई पाप ग्रह केंद्र में स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव दशमेश होने की वजह से अच्छे परिणाम देने में समर्थ होंगे, परंतु साथ ही साथ उनको एक और स्थान दिया गया है 11वां भाव। चूंकि 11वां भाव एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, यह छोटी मोटी बीमारियों को दिखाता है, साथ ही साथ ये एक उच्च स्थान भी है, इसलिए शनिदेव जो है वो इस कुंडली में कारक तो नहीं रहेंगे और अकारक भी नहीं रहेंगे। इसलिए शनिदेव जो है इस राशि में अच्छे स्थान को पाने के बावजूद अकारक रहेंगे और इस मेष लग्न के जातकों के लिए अच्छे परिणाम देने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये तो हो गई विभिन्न प्रकार के राशियों के विभिन्न प्रकार के भावों में स्थिति और उनके परिणाम। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे अपने, अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने में समर्थ होंगे और कौन कौन से ग्रह जो है वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो आपको उसी प्रकार से देखना होगा कि अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको अच्छे परिणाम देगी और जो अकारक ग्रह हैं उनकी दशा अंतर्दशा आपको खराब परिणाम देगी। साथ ही साथ जो मारक ग्रह है शुक्र, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा मृत्यु ही हो मार्गेश की दशा में, ऐसा नहीं कहा जाता। मृत्यु तुल्य कष्ट को भी एक तरीके से मार्गेश ही कहा जाता है। तो ये तो हो गई मेष लग्न की कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित राशियों का परिणाम। कैसे देखेंगे आप कि आपकी कुंडली में कौन अच्छे परिणाम देगा और कौन खराब परिणाम देगा। इसके अलावा आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी होती हैं। आपको देखना होता है कि ग्रहों की जो है वो डिग्री कितनी है और वो सूर्य से अस्त तो नहीं है। ये तो हो गई मेष लग्न की कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से ग्रह जो है उसमें कारक हैं, कौन कौन से ग्रह अकारक हैं और कौन कौन से ग्रह मारक हैं, और विभिन्न प्रकार के बनने वाले राजयोगों के बारे में भी मैंने बताया और मेष लग्न के कारक तत्वों के बारे में बताया। तो इस तरीके से अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आपको अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।